नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 नवंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2025। जैसा कि आप नाज़रीन ये जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा है उसे पार्लियामेंट के सेनेट के ऐवान में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ना सिर्फ ये मसवदा सेनेट के ऐवान में पेश किया गया, इस पर इब्तदाई जो खिताब था वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का, वो खिताब भी देखने और सुनने को मिला और इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और जो सेनेट के नए नामज़द करदा जो अपोजिशन लीडर हैं इमरान खान की तरफ से राजा नासिर अब्बास साहब, उनका खिताब भी आपने सेनेट के ऐवान में सुना। लेकिन नाज़रीन इस मुजवज़ा पैकेज की या मुजवज़ा ड्राफ्ट का जायज़ा लेने के लिए जो मुश्तरका लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी के इजलास का तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट किया है और इस कमेटी के इजलास का मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से भी जो है वो बाइकआउट किया गया है। अब इस 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे ने जो अदालती और जो सियासी शतरंज है उसे कैसे पलट के रख दिया है इमरान खान के लिए, और कुछ जजेस का जो बिस्तर है वो कैसे गोल होने का इम्कान इस 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे से पैदा हुआ है, इन तमाम तफसीलात पर इस वीडियो लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जो 27वीं आइनी तरमीम का मसवदा, और ये मसवदा पहली मरतबा पब्लिक डोमेन में आया है। पहले ये सवालात उठ रहे थे कि आखिर ये जो मसवदा है हुकूमत की जानिब से शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो काबीना से मंजूरी लेने के बाद फौरी तौर पे ये मसवदा पब्लिक हो चुका है, पब्लिक की डोमेन में आ चुका है और पब्लिक की डोमेन में ही इस मसवदे पे जो डिस्कशन है उस डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है। मेरे लिए इस 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे में ड्राफ्ट में नई खबर क्या है जिसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे नाजरीन ये बताते चलें कि इस ड्राफ्ट का जायज़ा लेने के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि जो निज़ाम है, जो निज़ाम चल रहा है उसकी प्लानिंग बहुत दूर तक की है, बहुत लंबी प्लानिंग की गई है। अब इसमें बहुत सारे दोस्तों का ये कहना भी होता है कि एक आपका प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है। तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि बात बिल्कुल ठीक है, मैं अगर किसी के खिलाफ साजिश करता हूँ या मेरे खिलाफ कोई साजिश करता है तो अल्लाह दोनों के साथ होता है, यानी अल्लाह दोनों का होता है। यानी मेरे खिलाफ अगर कोई प्लानिंग करता है तो हो सकता है जिसने मेरे खिलाफ प्लानिंग की हो अल्लाह ताला उसका साथ दे और मेरे खिलाफ की गई प्लानिंग कामयाब हो जाए, या जिसने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है अल्लाह ताला उसके साथ ना हो, अल्लाह मेरा साथ दे और मेरे खिलाफ वो प्लान नाकाम हो जाए। लेकिन इस सारी बहस के कतई नज़र हम प्योरली बात करेंगे इस 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे की, इस ड्राफ्ट की, जिसमें नाज़रीन बहुत सारी चेंजिंग की गई हैं। लेकिन ज़्यादातर जो चेंजिंग है वो प्रोसीजरल नोयत की हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कोई केस, कोई बात सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ के तौर पे मुतबादल जो वर्ड है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है उसको ऐड कर दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पे बताते चलें कि ये अभी मसवदा है, ये तजावीज़ हैं, इन्होंने हतमी शक्ल अख्तियार नहीं की है। हतमी शक्ल अख्तियार ये मसवदा या प्रपोज़ल तब करेंगे जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इसकी मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। अब इसमें तमाम वो जगहें जहां पर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा जाता था, भेजा जाता था, किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता था, वहां पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो लिख दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को भी चेंज किया गया है। जुडिशल कमीशन में दोनों जो अदालतें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस साहबान इस कमीशन के रुकन होंगे।
और दोनों अदालतों के जो सीनियर प्यूनी जज होंगे, यानी चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होगा वो भी जुडिशियल कमीशन का रुकन होगा। एक और जज जुडिशियल कमीशन का रुकन नॉमिनेट किया जाएगा, लेकिन इसकी नॉमिनेशन दोनों कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज होगा, दोनों चीफ जस्टिस मिलकर जो है वो 5वें जज को जो है वो नॉमिनेट करेंगे। लेकिन अगर वो जज नॉमिनेट नहीं होता तो डेडलॉक पैदा हो जाता है, तो उसका तरीकाकार भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो है फराहम कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, अगर वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दे, यानी इस तरमीम में ये वाज़ेह किया गया है कि पहला जो चीफ जस्टिस है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लिया जाएगा। लेकिन साथ में लिखा गया कि जिसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, अगर वो ये ओहदा एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो वो ओहदे से रिटायर हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं रहेगा, उसे इस फैसले को मानना पड़ेगा कि उसे आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो एक तो नाज़रीन ये चीज़ है। और फिर इसमें यह कहा गया है कि जो पहला चीफ जस्टिस है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, उसकी जो तैनाती है वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान करेंगे, और जो बाकी बैच की तैनाती है वो भी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर पाकिस्तान और जो फेडरल शरी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उसकी मुशावरत के साथ ये तैनातियाँ की जाएंगी। अब इसमें नाज़रीन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आंखें खोल देने के मुतरादिफ हैं। अब उसमें एक तो ये कहा गया है कि जजेस की जो तादाद है वो एक कानून के ज़रिए डिटरमिन की जाएगी, लेकिन ये कहा गया है कि जब तक वो कानून बन नहीं जाता, जो आईनी अदालत के जजेस की तादाद है उसका तयन सदर पाकिस्तान करेंगे, और इस आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। अब नाज़रीन, इस तैनाती के सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि अगर डिवाइड एंड रूल आ जाता है, कहीं पे आ जाता है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में 4 जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा और अत्तर मिनल्ला साहब, 2 जज अगर सुप्रीम कोर्ट में रह जाएं कोई से भी, और 2 जज जो है उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो है वो लगा दिया जाए, बल्कि मेरे ख्याल से तो जज बनने से जो इनकार करेगा शायद वो भी जज नहीं रहेगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी, यानी मफरूज़े के तौर पे पॉसिबिलिटी जो है वो उसकी यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आर्टिकल 184(3) का सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार था वो ले लिया गया है। अब ये अख्तियार आर्टिकल 184(3) का, इसको आर्टिकल 175(e) सब्स क्लॉज 3 जो है, यानी आसानी के लिए आर्टिकल 175(3) में जो है समो दिया गया है आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को, और इसमें लिख दिया गया है कि जितने भी इंटरप्रिटेशन के केसेस हैं वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तमाम इंटरप्रिटेशन के केसेस की जो समाअत है वो आईनी अदालत में की जाएगी, और जितने भी पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिक, चाहे वो लॉ की इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की साइड पे पड़े हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की साइड पे पड़े हैं, तमाम के तमाम केसेस फौरी तौर पे आईनी बेंच में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, जो सो मोटो का अख्तियार ख़त्म किया गया है, लेकिन एक अख्तियार सो मोटो का रखा गया है, और वो अख्तियार जैसा कि माजी में हमने देखा कि एक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आर्टिकल 191(a) जो कि 26वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच से मुतल्लिक था, उस पर कार्रवाई का मंसूर अली शाह साहब ने आगाज़ कर दिया था। इस किस्म के किसी भी एडवेंचर को रोकने के लिए इस 27वीं आईनी तरमीम में सेफ्टी वॉल भी रखा गया है, यानी जो कुछ एक आईनी बेंच के क़याम से मुतल्लिक है, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो मंसूर अली शाह साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने या जैसे अकील अब्बासी साहब ने जो एक अदालत लगा ली थी कि क्या रेगुलर बेंच ये केस सुन सकता है, इंटरप्रिटेशन का नहीं सुन सकता, अब वो रास्ता भी यहाँ पे बंद कर दिया गया, उस रास्ते का भी बोरिया बिस्तर गोल कर दिया गया है। यानी फ़र्ज़ कर लें कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर 27वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लेने बैठ जाए
तो आईनी अदालत को यह अख्तियार दिया गया है इस 27वीं आईनी तरमीम में कि वो ऑर्डर जारी करके खुद से मतलब सोमोटो लेके खुद नोटिस लेके वो जो केस इंटरप्रिटेशन का, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या किसी और जगह पे चल रहा है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का केस है, उसे फौरी तौर पे अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेंगे, वो केस और उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास मंगवा लेंगे। यानी किसी किस्म के एडवेंचर का जो रास्ता है, जो मुहिम जोई का रास्ता है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन ये रास्ता बंद नहीं किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत क्या है, इसका जायज़ा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ले सकती है। ये अख्तियार आईनी अदालत के पास मौजूद रहेगा, ये अख्तियार किसी और कोर्ट के पास नहीं होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आर्टिकल 189 है उसमें भी बाइफरकेट कर दिया गया है कि दोनों अदालतों के अख्तियारात क्या हैं, लेकिन दोनों अदालतों के जो फैसले हैं वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 191A को भी ख़त्म कर दिया गया है और आर्टिकल 200 में जो जजेस का ट्रांसफ़र है उसको भी वाज़े कर दिया गया है कि जुडिशल कमीशन होगा। जुडिशल कमीशन में दोनों जो हाई कोर्ट्स हैं और इसमें जो 2 जज शामिल कर लिए गए हैं मुतलका हाई कोर्ट के जुडिशल कमीशन में, तो एग्जेक्टिव का अख्तियार कम करके अदलिया का अख्तियार बढ़ाया गया है, लेकिन साथ में जज की कंसेंट को ख़त्म किया गया है। तमाम जजेस का हाई कोर्ट्स के जो जज हैं उनका यूनिफॉर्म एक पूल बना दिया गया है, एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिख दिया गया है कि जो जज है वो अगर ट्रांसफ़र से इनकार करेगा तो ट्रांसफ़र पे इनकार करने से वो जज जो है अपने ओहदे से रिटायर तस्वर होगा, वो जज फिर हाई कोर्ट का जज नहीं रहेगा। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की बात की जाती है, सोशल मीडिया पे चलता है, मुख्तलिफ हलकों में बात होती है कि अगर कंसेंट के बगैर जजेस के ट्रांसफ़र होने लगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज जो कि ख़त लिखने वाले हैं वो रिज़ाइन कर जाएंगे, मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी एडवेंचर का ख़दशा है, मंसूर शाह साहब केस टेकअप कर लेते हैं या अथर मिनल्ला साहब कोई बात कर लेते हैं, उसका भी रास्ता जो है यहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यानी इस तरमीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इख्तलाफात हैं, जो धड़े बंदियाँ हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं, ऐसे प्रपोज़ल आए हैं कि शायद कोशिश ये है कि उन सबको ख़त्म किया जाए, वो ग्रुप बंदियाँ, वो धड़ेबाजी, वो सब कुछ ख़त्म किया जाए। लेकिन क्या नाज़रीन ये मुमकिन होगा कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाए? और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो आर्टिकल 143 है, 243 है, उसमें एक तो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो तख्लीक किया गया। यानी आर्मी चीफ़ जो है वो बैक वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी होंगे और वो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और आर्मी चीफ़ की रिकमेंडेशन पे जो वज़ीर आज़म हैं वो कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का भी जो है वो तकर्रुर करेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन किसी आर्मी चीफ़ की रिकमेंडेशन पे। और चीफ़ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो कमेटी है वो ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। दोनों ओहदे चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ़ के अंदर जम कर दिए गए हैं। दोनों ओहदे रहेंगे लेकिन एक शख्स के पास रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको ताहयात डिक्लेयर किया गया है। ये आर्मी एक्ट में भी ताहयात था और वैसे ना ये ओहदा नहीं है, ये रैंक्स हैं। और रैंक्स जो है अमूमी तौर पे ताहयात रैंक्स होते हैं। और अब फील्ड मार्शल का जो रैंक्स है वो सिर्फ बड़ी फ़ौज में नहीं, वो चूँकि आर्मी एक्ट में जो एयर चीफ़ है, जो नेवल चीफ़ है, उनके लिए भी मार्शल का जो है वो रैंक मौजूद है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है वो आईनी तोहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। लेकिन जिस भी आला फ़ौजी अफीसर को फील्ड मार्शल का रैंक मिलेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो ताहयात होगा और फील्ड मार्शल को उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सकेगा मासवाए अगर उन पे कोई चार्जेस हैं। मासवाए आर्टिकल 47 के जो आर्टिकल 47 है, इन 2 चीज़ों के अलावा किसी फील्ड मार्शल को आप उनके ओहदे से नहीं हटा सकते हैं। और फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 का वो इस्तिस्ना जो फौजदारी केसेस में सदर पाकिस्तान को हासिल होता है, वो इस्तिस्ना
फील्ड मार्शल को भी हासिल रहेगा। और इस आईनी पैकेज में यह भी लिख दिया गया है कि जब कमांड का जो ओहदा है वो जब ख़त्म होगा, यानी कमांड के ओहदे से जब अब कमांड में आप आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस को ले लें मिसाल के तौर पे, ये जब रिटायर होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो रियासत के मफाद में जो फील्ड मार्शल की ज़िम्मेदारियाँ हैं, फील्ड मार्शल की ज़िम्मेदारियाँ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और जो फील्ड मार्शल की ड्यूटीज़ हैं यानी जो फ़राइज़ हैं उनका डिटरमिन जो है, उनका तयन जो है वो वफाकी हुकूमत कमांड के कमांडिंग ऑफिसर के रिटायरमेंट के मौके पे करेंगे, जब वो फील्ड मार्शल के तौर पे ताहयात अपने रैंक्स पे मौजूद रहेंगे। तो ये नाज़िम हमारा वीडियो। नाज़िम एक चीज़ तो आपको बताना रह गई, मैंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का जिक्र कर लिया, मैंने आर्टिकल 243 में जो तरमीम है उसका जिक्र कर लिया, लेकिन इस मुसवदे के बाद आईनी अदालत का पहला सरबराह कौन होगा। तो नाज़रीन जो आर्टिकल में जो तरमीम लाई गई हैं, आर्टिकल 175 में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को शामिल किया गया है, उसमें यह लिख दिया गया है कि जुडिशल कमीशन का जो सरबराह है वो या तो आईनी अदालत का होगा चीफ जस्टिस, या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, लेकिन इसको बाइफरकेट इस अंदाज है कि जो सीनियर होगा यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो सीनियर होगा, दोनों में से, दोनों चीफ जस्टिस साहबान में से, वो जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी सरबराह होगा। अब इसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी? डिटर्मिनेशन का फार्मूला ये दिया गया है कि जो बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में या आईनी अदालत में पहले लगा होगा वो सीनियर कंसीडर किया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर जो याह्या फरीदी साहब हैं, अगर अमीनुद्दीन खान साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस लग जाते हैं तो याह्या फरीदी साहब भी जो हैं वो जुडिशल कमीशन के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे। लेकिन अगर जो याह्या फरीदी साहब हैं वो अगर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाते हैं और पीछे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई और लग जाता है, या फर्ज करें अमीनुद्दीन खान साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लग जाते हैं, लेकिन उनकी मयाद तो नहीं बढ़ाएगी, हम अमीनुद्दीन खान साहब का नाम डिस्कस नहीं करते, मंदोखेल साहब बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, या मोहम्मद अली मदर साहब बन जाते हैं, तो इस सूरत में भी जब याह्या फरीदी साहब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो वही रहेंगे जुडिशल कमीशन के सरबराह भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उनकी पहली तैनाती होगी और उनकी तैनाती के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगेगा। तो हर दो सूरतों में चीफ जस्टिस याह्या फरीदी जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। लेकिन इस सारी चीज़ों से, प्रपोजल से ऐसा लगता है कि जैसे याह्या फरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही रहेंगे, अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो फेडरल शरी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, और उनके चीफ जस्टिस बनने से वफाकी फेडरल कोर्ट के, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो अफरीदी साहब हैं वो तब भी जुडिशल कमीशन के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह रहेंगे। यानी इम्कान यह है कि अमीनुद्दीन खान साहब आईनी अदालत के सरबराह, और जो याह्या फरीदी साहब हैं वो बाकी जो जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं उसके चेयरमैन भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।